हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 4th डे है, जिसमें आज हम आपको सह अभियुक्त, जिसको कहते हैं को एक्यूज्ड, और सह अपराधी दोनों के बारे में बहुत डिटेल्ड पढ़ाएंगे। और सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, चाहे 70 साल पुराने हों चाहे 2022 के हों, उनके बारे में पूरा वर्णन करके बताएंगे हम आपको। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अपने सारे साथियों को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखें, प्रश्न आता है कि सह अभियुक्त जो है को अक्यूज्ड कहाँ परिभाषित है। तो किसी धारा में कहीं पर भी इसकी परिभाषा नहीं है, ना एविडेंस एक्ट में है ना आईपीसी में है, कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है सह अभियुक्त को। पूछा जाता है सह अभियुक्त होते क्या हैं, तो वो सारे लोग जिनका विचारण ट्रायल एक साथ हो, वो लोग कहलाते हैं सह अभियुक्त। कि धारा कौन सी है एविडेंस एक्ट की जिसमें इसका वर्णन किया गया, तो धारा 30 से संबंधित है सह अभियुक्त। पूरा वर्णन हम आपको बता रहे हैं। होगा क्या धारा 30, पहले तो समझ ले कहती क्या है। साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है, विचार में लेना। इस धारा में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक ही अपराध के लिए एक साथ विचारित हो रहे हैं, जिनका संयुक्त विचारण हो रहा है, और उनमें से कोई भी व्यक्ति क्या करे, संस्वीकृति करते, कोई भी अभियुक्त संस्वीकृति कर दे, तो उस व्यक्ति की संस्वीकृति जो होगी अन्यों के खिलाफ या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ साबित की जा सकेगी, विचार में ली जा सकेगी, न्यायालय उस पर विचार करेगा। क्योंकि स्वीकृतियां या संस्वीकृतियां जो होती हैं वो जनरली हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले टर्न पर, कि अभियुक्त व्यक्ति के या जो भी स्वीकृति करता है उसके विरुद्ध साबित की जा सकती हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डे 13 से चलेगा, 12, 13, 14, 15, इस तरह से आप ऑर्डर वाइज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑर्डर वाइज देखिए, शुरू से लेके देखिए, डे 12 से लेके चलिए। एविडेंस एक्ट डे 12 तक है, डे 12 से पहले सीआरपीसी है, पूरी करा दी हमने 10 दिन में। तो हुआ क्या, हमने बताया कि सहअभियुक्त वो व्यक्ति हैं जिनका विचारण एक साथ हो रहा है और उनमें से कोई संस्वीकृति कर देता है, तो वो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे संस्वीकृति की है या उनके अन्य साथियों जिनका संयुक्त विचारण हो रहा है उनके विरुद्ध विचार में ली जा सकेगी, न्यायालय उस पर विचार करेगा। एक बात इसमें और क्लियर कर दें कि संस्वीकृति जो होती है वो संपोषक साक्ष्य है। संपोषक साक्ष्य कहते हैं कोरोबोरेटेड एविडेंस को। संपोषक साक्ष्य का मतलब क्या होता है कि उसको कंप्लीट होने के लिए और साक्ष्यों की भी ज़रूरत है। मतलब सिर्फ उसकी पुष्टि होना ज़रूरी होती है, सिर्फ उस स्टेटमेंट के आधार पर सज़ा नहीं देते आप किसी को, बल्कि जो संपोषक साक्ष्य होते हैं उनकी संपुष्टि करते हैं, उनको टैली करते हैं, उनका कन्फर्मेशन करते हैं, तब जाके सज़ा दी जाती है। ऐसे साक्ष्य को कहते हैं संपोषक साक्ष्य। और ये भी बता दिया कि ये सारवान साक्ष्य नहीं है। सारवान साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जिन सिर्फ और सिर्फ सारवान साक्ष्य के आधार पर क्या होता है, सज़ा हो जाती है। जैसे मृत्युकालिक कथन जो है वो सारवान साक्ष्य है। अगर ये सिद्ध हो जाए कि जो मृत्युकालिक कथन था वो सही था, तो सिर्फ और सिर्फ मृत्युकालिक कथन पर सज़ा हो जाएगी, जो कि हम अगले टर्न पर आपको पढ़ाएंगे किस तरह से, उसमें भी विभिन्न निर्णय हम बताएंगे। इस सह अभियुक्त से रिलेटेड एक केस लॉ, बहुत पुराना केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस केस लॉ है, कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सह अभियुक्त कोई संस्वीकृति करता है तो किसी भी व्यक्ति को उस सह अभियुक्त की संस्वीकृति को जब तक आप संपुष्ट ना कर लें, कहने का मतलब है टैली ना कर लें अन्य बातों से, तब तक ऐसी संस्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को मौत या उम्र कैद की सज़ा आपको नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है असंपुष्ट या अनकोरोबोरेटेड
साक्ष्य के आधार पर आप किसी व्यक्ति को मौत या मृत्यु उम्र कैद की सज़ा नहीं दे सकते। इसमें दो और केस हैं 2022 के, जो हमने आपको अभी डिटेल्ड पढ़ाएंगे भी हम। चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। पहले इस केस को देख लें। इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या है, दो प्रेमी प्रेमिका थे, इनके शव पेड़ पर लटके हुए मिले थे, और अगर विचारण न्यायालय ध्यान देता या उच्च न्यायालय देता तो वो पा जाता कि इन लोगों ने आत्महत्या की थी। जबकि हुआ क्या, मसला बहुत पेचीदा हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मसला ये हुआ कि जो ये सह अभियुक्त था उसने न्याय की उत्तर संस्वीकृति की। न्याय की उत्तर संस्वीकृति हम बता चुके हैं, वो संस्वीकृति जो न्यायालय के बाहर होती है, न्याय के उत्तर कहलाती हैं, न्यायालय के बाहर। और उस संस्वीकृति के आधार पर धारा 302 और 34 मतलब सामान्य आशय के साथ हत्या करना, मृत्यु कारित करना, इसकी दोष सिद्ध कर दी गई थी। किसके द्वारा? विचारण न्यायालय द्वारा। और उच्च न्यायालय ने इस पर मोहर लगा दी। एक चीज और इसमें आई है, लास्ट सीन टुगेदर। तो क्या लास्ट सीन टुगेदर के आधार पर बहुत आता है ये प्रॉब्लम। लास्ट सीन टुगेदर का मतलब है दो लोग जो अभियुक्त है या जो लोग मारे गए हैं या जिनके साथ अपराध हुआ है वो अगर साथ साथ दिखते हैं तो क्या इस आधार पर कि अपराधी और जो पीड़ित हैं वो एक साथ दिखे थे, क्या इस आधार पर दोष सिद्ध की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का अब हम निर्णय सार देखें। जो हमने प्रावधान पढ़ाते हैं, प्रावधान का मतलब होता है वो किस किस धाराओं से संबंधित है, उसमें शॉर्ट में मैटर क्या है। आपको मेनली एग्जाम्स में निर्णय सार लिखना होता है। निर्णय सार में एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायोत्तर संस्वीकृति और लास्ट सीन टुगेदर ये दोनों ही, चूंकि न्यायालय के बाहर संस्वीकृति की गई है और लास्ट सीन टुगेदर, ये दोनों ही जो साक्ष्य होते हैं ये संपुष्टि के बिना पूरक नहीं है, संपुष्टि के मोहताज हैं ये दोनों साक्ष्य। और जब तक इन दोनों साक्ष्यों की न्यायोत्तर संस्वीकृति और लास्ट सीन टुगेदर की संपुष्टि नहीं हो जाती तब तक आप किसी को दोष सिद्ध ना करें। मगर हुआ क्या, विचारण न्यायालय ने न्यायोत्तर स्वीकृति और लास्ट सीन टुगेदर के आधार पर क्या किया, 302-34 के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दी। और उच्च न्यायालय में जब अपील हुई तो उच्च न्यायालय ने भी उस पर मोहर लगा दी, मतलब वो विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत हो गया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले की उच्चतम न्यायालय में अपील हुई तो उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो विचारण न्यायालय का दोष सिद्ध करना और उस पर उच्च न्यायालय की मोहर लगा देना बिल्कुल गलत है। और उच्च न्यायालय को लताड़ भी लगाई कि कम से कम आपको तो ये देखना चाहिए था कि ये आत्महत्या का केस है कि नहीं है। अगर विचारण न्यायालय से गलती हो गई थी तो आपको ध्यान देना चाहिए था कि ये आत्महत्या का मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरह से दोनों ही, जो विचारण न्यायालय और उस पर उच्च न्यायालय की मोहर लगी थी दोष सिद्धि की, उससे दोष मुक्त कर दिया गया अभियुक्त व्यक्ति को। इस तरह से ये केस कंप्लीट हो गया। दूसरा केस जो हमने पढ़ाया है इसमें आपको सुब्रमण्या बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2022, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2022 का निर्णय है। इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको 2-3 दिन पहले एक धारा 8 पढ़ाई थी एविडेंस एक्ट की, उसमें ये हम बता चुके हैं। ये एग्जैक्टली 3 धाराओं से संबंधित है। उस वक्त आपको इसलिए ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये धारा 27, धारा 30 और धारा 8 सारी धाराएं एविडेंस एक्ट की हैं। इनसे इन 3 धाराओं से संबंधित ये केस है। और हालांकि एक धारा 378 है CRPC की। चूँकि अब धारा 27 भी आप पढ़ चुके हैं, 30 अभी आप आगे पढ़ेंगे और 27 भी पढ़ चुके, 30 ये पढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए आज आपको
ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। हुआ क्या था इस केस में कि एक सह अभियुक्त है, उसने न्यायोत्तर संस्वीकृति की है और उसकी न्यायोत्तर संस्वीकृति के आधार पर अपीलार्थी को 302 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किया गया, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया गया। तो हुआ क्या, इसमें कुछ फैक्ट आप समझ लें। जैसे पहली बात है कि धारा 27 के अंतर्गत जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे अभियुक्त द्वारा, उनकी पंचों के द्वारा जो पंचनामा की प्रक्रिया होती है उसका क्या महत्व होता है, ये बात प्रकाश में आई। एक और बात आई कि सह अभियुक्त के साक्ष्य पर दोष सिद्ध की वैधता है कि नहीं है, किस लेवल पर है। उसके अलावा बताया गया कि धारा 8 जो है एविडेंस एक्ट की, इसके अंतर्गत अगर अभियुक्त का जो आचरण है या उसका हेतु है वो किस हद तक ग्रहण किया जाना चाहिए और नहीं किया जाना चाहिए। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली, अब ये मामला उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको देख लें हम निर्णय सार को। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया, आदेश पारित क्या किया गया, जो विचारण न्यायालय का आदेश था उसको उलट दिया गया, आक्षेपित किया गया, उससे उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं दिखा। क्यों नहीं संतुष्ट दिखा? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय ने तर्कपूर्ण तरीके से दोष मुक्ति की थी, अपने निर्णय में दोष मुक्त कर दिया था। और उच्च न्यायालय ने क्या किया है, मसला दूसरा पॉइंट का सबसे मेन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही अभियुक्त की सूचना पर जो वस्तुएं प्राप्त की गई थी धारा 27 के अनुसार वो ग्राह्य ना हो, मगर धारा 8 के अनुसार जो आचरण है व्यक्ति का या अभियुक्त का, उस आचरण के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसने क्या किया है, अपराध किया है। तो आचरण के हिसाब से आप, और सिर्फ चूंकि उच्च न्यायालय जो है सिर्फ आचरण के आधार पर दोष सिद्ध कर रहा है व्यक्ति को, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तीसरे पॉइंट में कहा कि सहअभियुक्त की संस्वीकृति को केवल विचार में लिया जा सकता है, क्योंकि ये मूल साक्ष्य नहीं होता, ये सारवान साक्ष्य नहीं होता, ये संपोषक साक्ष्य होता है। चौथी और आखिरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किसी मामले में जो होती हैं परिस्थितियां अगर अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध लग रही हैं और ये संदेह हो रहा है न्यायालय को कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो संदेह चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, मगर इतना मजबूत नहीं हो सकता कि वो किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने तक की सीमा तक पहुंच जाए। कहने का मतलब है संदेह आप कर सकते हैं, संदेह करने का अधिकार है न्यायालय को, मगर संदेह चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, मगर सिर्फ संदेह के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुल मिलाके सारांश ये है इस पूरे केस का। अब मैटर आप पूरा समझ गए होंगे, सारांश ही समझ लें सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का, कि जो साक्ष्य मिले अभियुक्त के द्वारा धारा 27 के अंतर्गत जो साक्ष्य इकट्ठे करवाए अभियुक्त ने पुलिस कस्टडी में, उनका जो पंचनामा किया गया, तो पंचों का साक्ष्य नहीं, पंचों का न्यायालय में नहीं बुलाया गया, उनकी परीक्षा नहीं हुई, तो वो साक्ष्य किसी काम के नहीं रहे, पहली बात। तो दूसरी बात, सह अभियुक्त जो है उसने न्यायालय के बाहर संस्वीकृति दी है और सिर्फ उसकी संस्वीकृति के आधार पर या धारा 8 के अनुसार आपको लग रहा है कि अभियुक्त ने जो है अपराध किया होगा, उसके आचरण से ऐसा लगता है कि पहले भी वो अपराधी रह चुका है या इस तरह का आचरण शो किया है, तो सिर्फ आप उसके आचरण के आधार पर दोष सिद्ध नहीं कर सकते, भले ही आपको कितना ही मजबूत टाइप का संदेह क्यों ना हो। सिर्फ संदेह मात्र पर आप किसी को दोष सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो विचारण न्यायालय का निर्णय था दोष मुक्ति का, उसको कायम रखा और उच्च न्यायालय ने जो अपील में दोष सिद्ध की थी उसको बर्खास्त कर दिया, निरस्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय अपनी जगह ठीक था और उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था। अब एक टॉपिक है सह अपराधी।
अभी टॉपिक है सह अपराधी। सह अपराधी को इंग्लिश में कहते हैं अकम्पुलिस। सह अपराधी के बारे में धारा 133 एविडेंस एक्ट में बताया गया है और सीआरपीसी की धारा 306 है जिसमें सह अपराधी को क्षमादान की बात की गई है। वहाँ हमने डिटेल्ड आपको पढ़ाया है पूरा। कभी कभार दोनों एक्ट को मिला के प्रश्न आ जाता है कि सह अपराधी क्या होते हैं, उनको क्षमादान किस तरह से प्रदान किया जाता है, तो वहाँ पर आप धारा 306 सीआरपीसी की देखें। क्या होगा सह अपराधी? सह अभियुक्त और सह अपराधी, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हालांकि ये काफ़ी आगे की धारा है। सह अपराधी, इस धारा में ये बताया गया, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वो किसी सह अपराधी के असंपुष्ट को कहते हैं अनकॉर्बोरेटेड परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। कहने का मतलब कि जो सह अपराधी है वो सक्षम साक्षी है और अगर कोई दोष सिद्धि हो गई है जो उस आधार पर हो गई है कि सह अपराधी ने कोई साक्ष्य दिया था और उस आधार पर अगर दोष सिद्धि हो गई है और उस सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि नहीं की गई थी, तब भी कोई दोष सिद्धि अवैध नहीं है। इस पर हालांकि काफ़ी विवाद था शुरू के, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक केस में कहा था, जो धारा 133 से संबंधित था, जो निर्णय नंबर 2 हमने पढ़ाया है, बाद में पढ़ाएंगे इसको निर्णय को। इसमें खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहले इसी को पढ़ा देते हैं, कि डगड़ू, ये जो आपका केस है डगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1977, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने खुद कहा था कि सह अपराधी जो होता है अविश्वसनीय व्यक्ति होता है, जिस कारण वो सह अपराधी के अपराध की पुष्टि जो होती है उस जब तक उसकी पुष्टि नहीं कर ली जाती, संपुष्टि ना हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है ये चांसेस होते हैं। शुरू के जितने भी निर्णय थे उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रहा था कि जो सह अपराधी होता है वो झूठ बोल सकता है और जब तक उसके जो बात उसने कही है, जो उसने साक्ष्य दिए हैं, जब तक उन साक्ष्यों की संपुष्टि ना हो जाए आप क्या करिए, सिर्फ सह अपराधी के आधार के साक्ष्य के आधार पर जब तक उसकी संपुष्टि ना हो जाए किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध ना करिए। शुरू का मसला था ये, मगर जो केस सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में डिसाइड किया, वासुदेव बनाम स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए, उन पर ध्यान देते हुए, उनको समझते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या की है, उसको समझ लें। पहले तो ये पूछ लेते हैं प्रश्न में कि जो एक धारा 133 है और एक धारा है धारा 114 का एक दृष्टांत है, रजिस्ट्रेशन एक्ट B खा, तो पूछा जाता है कि धारा 133 और धारा 134 का दृष्टांत खा क्या एक दूसरे के विरोधी हैं या समानार्थी हैं या एक दूसरे के संपोषक हैं? तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये क्लियर कर दी कि जो धारा 133 आपकी है एविडेंस एक्ट की या धारा 114 का दृष्टांत खा है, उनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, उनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो धारा 114 है वहाँ पर कहा गया है न्यायालय उपधारणा कर सकेगा और 133 चूंकि धारा है तो ये कर सकेगा जो होती है वो खंडनीय तथ्य की उपधारणा होती है, खंडनीय होती है पूरी तरह से, जबकि जब धारा बन जाती है 133 जो धारा है वो विधि की उपधारणा है, ये खंडनीय भी हो सकती है, खंडनीय भी हो सकती है। कुल मिला के ये जो केस है आपके सामने वासुदेव बनाम स्टेट 1993, इसमें पहली बात तो ये थी कि इन्होंने इन दोनों धाराओं के बारे में वर्णित की कि दोनों में कंट्रोवर्सी नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो धारा 134 का जो इलस्ट्रेशन खा है, दृष्टांत खा है, वो ये कहता है कि सह अपराधी की जो है वो विश्वसनीयता के अयोग्य है
जब तक कि उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। कहने का मतलब है आपको जो सह अपराधी है उसके विश्वसनीयता को बिल्कुल ठोस सबूतों के साथ देख लेना चाहिए। आपको न्यायालय को, आपको मतलब है यहाँ पर न्यायालय का, कि न्यायालय को अपने विवेक का पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और न्यायालय को छूट है कि वो ये पूरा तसल्ली कर ले कि सह अपराधी जो साक्ष्य दे रहा है वो ठीक दे रहा है, गलत नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं दे रहा है। ये सब देख लेने के बाद अगर आप क्या करते हैं, सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर भी अगर कोई सजा दे देते हैं तो वो सजा अवैध नहीं है, दंड अवैध नहीं है, परंतु ये सावधानी का नियम है। ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने वासुदेव बनाम स्टेट 1993 में कि आप क्या कर सकते हैं, सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। सजा देना अवैध नहीं है, मगर ये एक सावधानी का नियम है। न्यायालय को चाहिए कि जो सह अपराधी है उसके साक्ष्य को लेते वक्त ध्यान रखें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर वो सज़ा दे रहे हैं तो जो दंड दे रहे हैं वो दंड देना अवैध नहीं है। इस तरह से उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले का जो दगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977 का निर्णय था उसका थोड़ा सा विरोध किया, क्योंकि पहले के निर्णय में ये कहा जाता था कि जब तक संपुष्टि ना हो जाए तब तक आप क्या करिए, सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध ना करिए। इस तरह से ये आपका आज का पूरा टर्न सह अपराधी और सह अभियुक्त से संबंधित था, जिसमें हमने आपको तमाम केस लॉज दिए। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया है। अगर आपको कोई असुविधा हो तो इस नंबर पर कॉल करें या मैसेज कर लें, व्हाट्सएप नंबर है। उसके अलावा आप हमारा अगर चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही तो डायरेक्ट डालें @the classes by फिरोज सर। उसके अलावा साक्ष्य अधिनियम आपको डे 12 से लगातार मिलेगा, एकदम सीरियल वाइज चलते चले आइए। डे 12, 13, 14, 15 इस तरह से आपको पूरा मैटर सीरियल वाइज मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा CRPC आपको शुरू के दिनों में 10 दिनों में मिल जाएगी। इस तरह से ये आपका आज का टर्न कंप्लीट हो गया। अगले टर्न पर हम आपको धारा जो 32 है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इम्पोर्टेंट धारा है, उसमें भी केस लॉज है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत मैटर मिल जाएगा। और सारे साथियों को शेयर ज़रूर करिए। सारे कंपटीशन के लिए पर्याप्त मैटर है, चाहे आप किसी जुडिशरी एग्ज़ाम पूरी इंडिया में जितने भी होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हों, या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की कर रहे हों, या फिर आप लॉ कर रहे हों, कुछ भी आप कर रहे होंगे, सबके लिए पर्याप्त मैटर है, कंप्लीट मैटर दिया। और हर वीडियो के साथ हमारे ये PDF लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जब आप वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आता है, मोर को टच करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF लगा हुआ है, हमारे हर वीडियो के साथ PDF लगा हुआ है। कोई भी वीडियो बिना PDF का नहीं है। तो पहले बेहतर तरीका ये है, PDF को डाउनलोड करने के बाद तब हमारा वीडियो देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। फिर भी कोई असुविधा हो तो हमसे संपर्क कर लें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।